सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी पर सब्सिडी किसके कहने पर दी। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमीशन को सब बता दिया। उस्मान बुज़दार ने पहली ही पेशी में सब्सिडी की सारी जिम्मेदारी वफाक पर डाल दी। 4 रुकनी सब्सिडी कमेटी ने हाशिम जवां बख्त और जहांगीर तरीन समेत शुगर मिल्स मालिकान से सब्सिडी पर मुज़ाकरात किए। फिर हाशिम जवां बख्त और समीउल्लाह चौधरी की सिफारिश पर 5 रुपये 35 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से सब्सिडी दी गई। चीनी तहकीकाती कमीशन में उस्मान बुज़दार ने क्या क्या बताया, 24 न्यूज़ ने तफसीलात भी हासिल कर ली हैं। चीनी पर सब्सिडी किसके कहने पर दी गई, वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमीशन को सब बता दिया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत बताएगा, वज़ीर आला पंजाब की कमीशन हुकाम से क्या क्या बातें हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज चीनी सब्सिडी स्कैंडल के हवाले से अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने ये बताया है कमीशन को कि चीनी सब्सिडी देने का जो फैसला था वो वफाकी हुकूमत से मशावरत के बाद किया गया था और इस हवाले से जो पहली मीटिंग थी वो 2 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जबकि वफाक से मुशावरत के बाद पंजाब की 15 जो शुगर मिल्स थी उनको सब्सिडी की मद में 29 दिसंबर 2018 को बहावलपुर में होने वाले इजलास में उनको सब्सिडी के हवाले से जो हतमी बात थी वो की गई थी। वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कमीशन को बताया कि अक्टूबर 2018 को जो शुगर मिल मालिकान थे जिनमें जहांगीर खान तरीन और हाशिम जवां बख्त के मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए 4 सूबाई वज़रा जिनमें वज़ीर सनत, खुराक, ज़राअत और आबपाशी पर जो मुश्तमिल थे उनके सब्सिडी के हवाले से बातचीत भी उनकी आपस में हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कमीशन को बताया कि शुगर फैक्ट्री एक्ट के तहत शुगर का जो क्रशिंग सीजन था वो 30 नवंबर को मिल मालिकान की तरफ से शुरू नहीं किया गया। ताम काश्तकारों के एहतजाज पर हुकूमत पर दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने जल्द मिल मालिकान के जो मुतालबात हैं वो मानने का कहा। वज़ीर आला पंजाब ने ये भी बताया है कमीशन को कि 1 मिलियन टन शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मशरूत तौर पर दी गई कि सब्सिडी का तयन जो है वो सूबे खुद करेंगे और ईसीसी के इजलास के बाद शुगर मिल मालिकान की तरफ से क्रशिंग का आगाज न होने पर सूबाई वजीर जो है वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त और वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने इस सारी सूरत हाल पर काबीना और वजीर आला को भी ब्रीफिंग दी। ठीक है, अमानत गशकोरी साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान बुज़दार साहब की ये पहली पेशी थी और कमेटी के सामने, और उसमें उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी विफाक पर डाल दी है। कहते हैं कि मुज़ाकरात हुए थे सब्सिडी कमेटी के साथ और उसके बाद समीउल्लाह चौधरी की सिफारिश पर यह सब्सिडी दी गई थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बयान के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट चीजें हैं। एक तो मामले का ये पहलू कि इसकी मंजूरी पंजाब काबीना ने दी और ये सबके सामने था, और फिर वफाक की जानब से इजाज़त हासिल की गई, ये भी सबके सामने था। कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में थोड़ा इबहम था। मसलन पीटीआई की मरकजी क़यादत की तरफ से कहा गया और बाकायदा मीडिया में ये खबरें चलाई गई और बड़े तमतराक से बताया गया कि खुसरो बख्तियार साहब के जो छोटे भाई वज़ीर खजाना है हाशिम जवां बख्त, वो सब्सिडी देने की मुखालफत करते रहे। तो आज हमने देखा है कि वज़ीर आला साहब ने जब बयान अपना रिकॉर्ड कराया तो उन्होंने बताया कि 5 रुपये 35 पैसे फी किलो के हिसाब से सब्सिडी की जो सिफारिश थी वो की हाशिम जवां बख्त और समीउल्लाह चौधरी साहब ने, 2 वज़रा ने। और ये हमें बताया जा रहा था कि वो तो मुखालफत कर रहे थे। फिर एक मौके पर यह भी कहा गया कि जब ये मामला ज़ेर बहस आया तो वज़ीर खाना उठ के चले गए, तो उठ के क्या जाना उन्होंने। अक्टूबर 2018 के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे शुगर मिल मालिकान के साथ, ये वज़ीर आला साहब का अपना बयान है, अक्टूबर 2018 में वो मुज़ाकरात ही जहांगीर तरीन और हाशिम जवां बख्त से हो रहे थे। ये आप अंदाजा लगा लें इसका। वो एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि खुसरो बख्तियार साहब को पता नहीं था, ये नहीं था, जो उनकी दर में कष्ट बदली गई है, आज वो भी इस दावे से फारग हो गया और वफाकी हुकूमत के कहने पर ये सारा कुछ किया गया, ये बात भी उन्होंने तस्लीम कर ली। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वज़ीर आला साहब ने तस्लीम किया है, ये खबर भी आई है मुख्तलिफ ज़राए से, कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला और फिर महकमा खुराक ने इस बात का तखमीना लगवाया ही नहीं कि कितनी चीनी पड़ी हुई है इस वक्त पंजाब के अंदर सूबे में। ये ज़ाहिर है ये बहुत अहम बात थी। इस हवाले से भी उन्होंने वहाँ इतराज़ किया अपने बात का। अब देखना यह है कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। ये केस तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस हो गया।
ठीक है नवी साहब, साथ ही रहेगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पहले विफाकी काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ, सूबाई काबीना से इसकी मंजूरी दी गई थी और अब ये भी खुलकर सामने आ गया है। वज़ीर आला पंजाब ने ये तस्लीम किया है कि हाशिम जवां बख्त और जहांगीर तरीन समेत शुगर मिल्स मालिकान से सब्सिडी पर मुज़ाकरात हुए थे और समीउल्लाह चौधरी की सिफारिश पर जो है ये सब्सिडी दी गई थी। आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देख रहे हैं? ने इसकी काफी तफसील जो है वो तो बयान कर दी है और जो मुख्तलिफ जराए से इतलात आ रही हैं उसका भी उन्होंने हवाला दे दिया है। मैं तो इस हवाले से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चाहे बुज़दार साहब की जिम्मेदारी थी, चाहे किसी वजीर की थी, वफाकी वजीर की थी, असल बात तो ये हुकूमत तो पीटीआई की है पंजाब में भी और वफाक में भी, लिहाजा जो कुछ भी किया गया है वो पीटीआई की हुकूमत की तरफ से किया गया है। और दूसरी बात ये कि बुज़दार साहब के बारे में तो ये एक बिल्कुल आम तासुर है कि उन्हें तो बनी गला से चलाया जा रहा है, वो तो एक डमी वजीर आला है। अगर इस बात को भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी सारी जिम्मेदारी वफाक पे जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टॉप मैन की मर्जी के बगैर इतना बड़ा यानी जो फ्रॉड है वो नहीं हो सकता था। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर समेत सबकी मर्जी इसलिए शामिल है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन हो या ईसीसी की मीटिंग हो, सबके फैसलों पे जनाब वजीर आजम की जो मोहर है वो जब्त होना जरूरी होती है। इसलिए वो किसी भी सूरत इससे अपनी जान नहीं बचा सकते। तो मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूँ कि इसकी सारी जिम्मेदारी वज़रा पर है, चाहे वजीर आला पर है, लेकिन जिम्मेदार इसके जो है वो इमरान खान साहब है। यकीनन तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। साथ ही रहेगा बुखारी साहब, नवीद साहब ये फरमाएगा कि उस्मान बुज़दार साहब ने कमीशन के सामने ये भी बताया है कि किसानों की जानिब से और दीगर की जानिब से सब्सिडी की जो है वो बात की जा रही थी, तो उन्होंने ईसीसी को ख़त लिखा था इस हवाले से और उन्हें ये जवाब मिला कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। तो सर इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, ये किस जानिब जा रहा है? देखिए, केस बनाना होता है तो फिर आपके जो लीगल एडवाइजर हैं वो आपको किसानों पे डालना है। नबी साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ हम सही तौर पर नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। सलीम बुखारी साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो खत लिखा गया था ईसीसी को और उसके बाद ये जवाब मिला कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए, सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके रिपोर्ट में जो ताखीर है, 2, 3, 4 दफा धुलाई के प्रोसेस से गुजर चुकी है, ड्राई क्लीन करने की इसको पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि इसमें इल्जामात नहीं है, चार्जशीट है, इसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि किस वजीर ने, किस मशीर ने कितना खाया, इसमें सब्सिडी से किसको बेनिफिट हुआ है। लिहाजा इसको ड्राई क्लीन करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब इसको हशअप करने की कोशिश की जा रही है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसका कि जिस तरह के नाम इसके अंदर आ रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन है, चाहे वो खुसरो बख्तियार है, चाहे वो रज़ाक दाऊद है या जो भी है, या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर साहब उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने का। ना इनको सजा होगी ना जजा होगी, कोशिश की जाएगी कि इसको ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर करके बिला आखिर इसको हशअप कर दिया। सही। नवीद साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पहले मुकम्मल कर ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा जी, थोड़ा मसला था टेक्निकल। देखिए, ये एक जो मुजरे लंग होता है जिसे कहते हैं ना, लेम एक्सक्यूज बना लेते हैं कि वो क्रशिंग का सीजन था, किसानों ने ये कहा, मिल मालकान की तरफ से ये कहा गया। ये जो आपके लीगल एडवाइजर होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमने वहां जाकर ये बात करनी है। ज़ाहिर है ये अरेंज किया गया होता है ना, जिस तरह असद उमर साहब ने बहुत ही क्रॉफर के साथ कल कह दिया था सबको कि जिसने बात करनी है मुझसे करे, प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई नहीं पूछ सकता। कमाल हो गया भाई, अप्रूवल कहाँ तो रही जी। उन्होंने अपने तौर पर चंदे को बहाने तराशे होंगे ताकि जब केस पर जबरदस्ती मट्टी डालनी हो और इसे गोलमोल करना हो तो ये बहाने तराश लिए जाएं और ये कहा जाए कि ये हुआ था, वो हुआ था, फलां। सीधी सी बात है कि भाई चीनी की सब्सिडी इन्होंने दी, उसके नतीजे में कीमतें बढ़ी और अभी तक बढ़ी हुई हैं। 157 अरब रुपए का मुनाफा मजीद कमा चुके हैं। आप देखें कि किस किस्म का सलूक अवाम के साथ पाकिस्तान में हो रहा है।
कि वो अभी तक मामला उसके रेट देखे कहां से कहां चले गए। बाहर जो सब्सिडी थी एक्सपोर्ट किया उससे ज्यादा पैसे ले लिए, और यहाँ जो अब पैसे कमा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। चीनी के रेट तो कहीं से कहीं जा चुके हैं, और ऊपर से वो कह रहे हैं जिसने जवाब मांगना है मुझसे मांगे, यानी कि उनको पूरा यकीन है कि कुछ होने वाला नहीं है, हम जो मर्जी करते रहें, हम बिल्कुल, हमें हर तरह की इम्यूनिटी हासिल है, नहीं पूछेगा इसे तमाम। ठीक है। सलीम बुखारी साहब, ये फरमाएगा, ये पहली पेशी थी उस्मान बुज़दार साहब की, और जो चीज़ें पहले से जिनका खदशात का इजहार किया जा रहा था वो तमाम दुरुस्त साबित हुई और तमाम तर बातें जो हैं वो मान गए हैं। इससे पहले असद उमर साहब भी जो है वो पेश हुए थे और कहा यह जा रहा था कि शायद तमाम तर जिम्मेदारी वो अपने सर लेंगे। तो क्या वजह है कि उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम तर खदशात दुरुस्त साबित कर दिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि समन तो किया गया था वजीर आजम को, और किया भी जाना चाहिए था उन्हीं को, इसलिए कि सब कुछ जैसा मैंने पहले कहा उनकी मंशा, उनकी मर्जी और उनके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो असद उमर साहब ने जिम्मेदारी अपने सर ले ली कि नहीं जनाब, मैं पेश हूंगा उनके बिहाफ पे और मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। अब असल बात यह है कि जो इस रिपोर्ट की पब्लिकेशन में ताखीर है, जिस तरीके से इसको लटकाया जा रहा है, फिर अचानक नैब भी बीच में जाग उठी है, उसने भी कहा है कि चीनी का बहरान है, इसमें हम भी देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या हुआ है। तो ये एक एक मरहले से हटते हटते ये काफी देर इसको ऑलरेडी लग चुकी है, और मजीद ताखीरी हरबे इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि लोगों के जहन से ये बात जो है ये महव हो जाए और ये खामोशी से हाशफ हो जाए मामला। मेरे ख्याल से एक सारा क्रेडिट मीडिया को देना चाहिए जिसने अब तक इस मामले को जिंदा रखा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया जो है इसको हाशफ नहीं होने देगा। बिल आखिर हुकूमत के वो तमाम अरकान, चाहे वो वजीर है चाहे वो मशीर है, जिन्होंने इससे इस्तेफादा हासिल किया है, उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जो गले फाड़ फाड़ के कंटेनर पर खड़े होकर साफ करने के नारे लगाते थे, क्या वो अपनी इन एटीएम मशीन के खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे या नहीं। सही। नवीद साहब, अब यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि उस्मान बुज़दार साहब ने फ़र्द जुर्म अपनी ही हुकूमत पर जो है वो आयद कर दी है, चूँकि उन्होंने विफाक पर सारी जिम्मेदारी डाली है। तो खुसरो बख्तियार जिन्हें पहले क्लियर करार दिया गया था, साथ हाशिम जवां बख्त का नाम भी जो है वो आ गया है, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? मेरा ख्याल है इसी तरह की कार्रवाई होगी कि पहले तो 2-3 दिन तक ये जब रिपोर्ट सामने आएगी तो शोर मचाएंगे कि देखें हम कितने एहतसाब के जो हैं वो मदा हैं और कितने बड़े इसके प्रचारक हैं कि हमने अपने बंदों के नाम सामने लेके आ गए। और उसके बाद होगा क्या जी, तो पंजाब के अंदर होगी। ये सारा मिल मिला के किया गया ना, अब तो उसमें कोई मामला ही नहीं किया, इनके पास रास्ता नहीं था इस बात से फिरने का कि इस सारे मामले के अंदर हाशिम जवां बख्त साहब शामिल थे। अब वो उनको नाम लेना पड़ गया है, तो उनका जो पहला बयानिया था इस हवाले से खुसरो फैमिली के हवाले से, वो तो पिट गया मुकम्मल तौर पे। अब उन्हें नाम भी लेना पड़ गया। अब ये कहेंगे देखें जी हमने नाम तो ले दिया ना, फिर आगे वो कोई ना कोई और तरीका निकालेंगे जी किसानों का दबाव था, किसानों के दबाव पर वफाकी हुकूमत ने कहा तो हमने तो जो भी कुछ किया गरीब के लिए किया, कोई इस तरह का बहाना करेंगे और फिर से गोलमोल करके वो फारग कर देंगे, और इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जाहिर है इनका एहतसाब जो है इस वक्त करना जो है मुमकिन नहीं है। इससे बड़ा स्कैंडल तो वो जमीन वाला आ गया जो पाकिस्तान ने महसूस की थी, बुज़दार साहब ने बहाल कर दिया 800 एकड़ जमीन, उसके हवाले से कुछ ही नहीं रहा। तो यहाँ तो एक से बढ़कर एक मामला आ रहा है, तो इसका बनना तो कुछ भी नहीं। सही। बुखारी साहब, नाम तो बहुत से सामने आ रहे हैं और काफ़ी जो है वो बड़ी शख्सियात के नाम भी आने वाले दिनों में जो है वो हो सकता है कि मज़ीद सामने आए। जब ये रिपोर्ट मज़ीद जब खुलकर सामने आएगी, इसको पेश किया जाएगा, तो क्या उसके बाद कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से हो पाएगा? हम देख रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इम्तिहान इमरान खान साहब का और उनकी हुकूमत का यही है कि अब ये जो इनके अपने इतने बड़े स्टॉलवर्ट के नाम आ रहे हैं, अभी तो आईपीपी का मामला खुल रहा है, अभी तो उसमें अरबों की करप्शन है। तो ये क्या जिस तरीके से जिस शिद्दत के साथ ये अपने अपोजिशन के लोग जो है उनको जेलों में डाला हुआ है, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी चार्जशीट के, तो उसके मुकाबले में जब अब चार्जशीट एस्टेब्लिश्ड है कि इन लोगों ने इतना इतना पैसा इसमें खाया है, तो क्या वो इनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करने जा रहे हैं कि नहीं, ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अपनी इन एटीएम मशीन के बारे में वो कोई सख्त गिर फैसला करने जा रहे हैं। देखना यह है कि इस मुल्क की अदलिया अब इनको कैसे इनका घेराव करती है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जहां नैब नाकाम हुई, जहां FIA नाकाम हुआ,
पास सुपीरियर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है हमारी, उन्होंने सो मोटो एक्शन लेके भी लोगों को जेलों में भेजा है। अब देखना ये है कि अगर हुकूमत नाकाम होती है, अगर इमरान खान साहब इससे अपनी जान बचाते हैं अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो क्या हमारे मुल्क की जो अदलिया है, जो आला अदलिया है, क्या वो अपना किरदार निभाएगी कि नहीं? क्योंकि जिन जिन ने माल खाया है उनको सजा तो हर सूरत मिलनी चाहिए। यकीनन। चलें देखते आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या कार्रवाई होती है और क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम हमारे साथ मौजूद थे। नवीद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया और अमानत कशकोरी इस बारे में आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हाशिम जवां बख्त और इसके साथ साथ खुसरो बख्तियार के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और उस्मान बुज़दार ने अपनी पहली ही पेशी में तमाम तर जिम्मेदारी विफाक पर आयद कर दी है। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने आई है, जिसके बाद अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या होने जा रही है और हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने फैसल मस्जिद में एतकाफ़ की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि सिर्फ इन मसाजिद में एतकाफ़ की इजाज़त होगी जो कुशादा होंगी। जिन मसाजिद में SOPs के तहत समाजी फासला रखने की गुंजाइश नहीं, वहाँ एतकाफ़ की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब लाहौर में तहरीक मिनहाजुल कुरान ने कोरोना के बाद 40 साल से जारी शहर एतकाफ़ ना बसाने का फैसला किया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुंतज़मीन को इस साल शहर एतकाफ़ के इंतज़ामात न करने और फंड्स को कोरोना मुतासरीन पर खर्च करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने फैसल मस्जिद में एतकाफ़ की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। सिर्फ उन मसाजिद में एतकाफ़ की इजाज़त होगी जो कुशादा होंगी। जिन मसाजिद में SOPs के तहत समाजी फासला रखने की गुंजाइश नहीं, वहाँ एतकाफ़ की भी इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के आखिरी अशरे और यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सूबे भर में हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। मजालिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक जारी रखी जा सकेंगी। इमाम बारगाहों में मजालिस का इनकास साफ फर्श पर किया जाएगा, कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। मजालिस के आगाज़ और इख्तिताम पर हुजूम इकट्ठा ना हो। मजालिस सहन में मुनक़िद की जाएँ। बच्चे 50 बरस से ज़्यादा उम्र के और बीमार अफराद मजलिस में ना आएँ। शुरका के दरमियान कम अज़ कम 6 फीट का फासला बरकरार रखा जाए। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के आखिरी अशरे और यौम अली अलैहिस्सलाम के मौके पर सूबे भर में हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी है, ताहम मजालिस की मशरूत इजाज़त दी गई है। पंजाब में हजाम और ब्यूटी सैलून्स के SOPs जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक वक्त में एक गाहक की हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि दुकान में रश ना हो। नया गाहक बिठाने से पहले कुर्सी को जरासीम कुश महलूल से साफ करें। कागजी तौलिए और डिस्पोजेबल कंघी के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। पंजाब में हजाम और ब्यूटी सैलून्स के SOPs जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक वक्त में एक गाहक की हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि दुकान में रश ना हो और नया गाहक बिठाने से पहले कुर्सी को जरासीम कुश महलूल से साफ किया जाए। लॉकडाउन खोलने से कोरोना का फैलाव तेज हो गया। एक दिन में 2255 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 34,336 हो गई है। मजीद 31 हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 737 हो गई। पंजाब में कोरोना के 13,225, सिंध में 12,610 केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज हैं। 8,812 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाबी हासिल कर ली। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने वालों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक दिन में 606 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। लॉकडाउन में नरमी की गई है जिसके बाद कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया है और एक ही दिन में 2,255 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 34,336 तक जा पहुंची है, जबकि मजीद 31 हलाकतों के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 737 हो गई है। पंजाब में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं जहां 13,225 मरीज़ ज़ेर इलाज है। सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021 और बलूचिस्तान में 2,158 मरीज़ हैं। और लाहौर के बाज़ारों में रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। चूड़ियाँ खरीदने ख़वातीन ही नहीं मर्द हजरात भी पहुँचे। अफीफ़ा नसरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
ईद करीब आते ही लाहौर की मार्केटों में चूड़ियों की दुकानें भी सज गयी। सजी रंग बिरंगी चूड़ियाँ खातीन की तवज्जो खींचने लगी। हरी, नीली, पीली, लाल और रंगारंग चूड़ियाँ हर वैरायटी और हर तर्ज में दस्तयाब है। मर्द हजरात भी अपनी खातीन के लिए चूड़ियों की खरीदारी करने जा पहुँचे हैं। ईद का मौका है और ईद के मौके पे अगर जो है वो बेगम के लिए चूड़ियाँ ना खरीदी जाएं तो फिर आप समझें कि घर में जो है ना वो सालन नहीं मिल सकता आपको। खातीन का कहना है कि वो बच्चों की फरमाइश पर चूड़ियाँ खरीदने आई हैं। अब महंगी हो या सस्ती, चूड़ियाँ तो खरीदनी ही पड़ेंगी। तो जाहिर बात है, बच्चों ने एक तो कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे, तो बच्चों ने जिद की हुई है, जाहिर बात है आना तो है ही है, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी है, बच्चों ने तो ईद करनी है ना। स्टार्ट किया शॉपिंग जो है, और अभी 2 कुर्ते पसंद किए हैं, चूड़ियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैरानगी इस बात की भी हो रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतना रश होगा कोरोना की वजह से। दुकानदारों का कहना है कि चूड़ियाँ बेचने के लिए दिया गया वक्त बहुत ही कम है। शाम को जब कस्टमर निकलता ना 4 बजे, तो उसके बाद फ़ौरन बाज़ार बंद होने का टाइम हो जाता, तो मैं यही अपील करूँगा कि हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। दुकानदारों के मुताबिक चूड़ियों की दुकानों पर अब पहले सा रश नहीं है। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दुनिया कोरोना से दो चार है और भारत कश्मीरियों को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बना रहा है। बडगाम में पीर महराजुद्दीन का कत्ल भारतीय काबिज़ अफवाज की गारतगरी का एक ताज़ा वाक़या है। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुनिया कोरोना से दो चार है और भारत कश्मीरियों को जुल्म बर्बरियत का निशाना बना रहा है। बडगाम में पीर महराजुद्दीन का कत्ल भारतीय काबिज़ अफवाज की गारतगरी का ताज़ा वाक़या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया, जहां उन्हें सदरन कमान हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने करंटीना गैरिजन का भी दौरा किया और कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के प्रोफेशनलिज्म और लगन को भी सराहा। आर्मी चीफ ने दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारा फ़र्ज़ है कि एक पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान के लिए हुकूमत और अवाम की मुकम्मल मदद करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया है, जहां उन्हें सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान की कपास की पैदावार मुल्की ज़रूरियात से भी 31% कम होने का अंदाज़ा है। रवा सीज़न में इंडस्ट्री को तकरीबन 7 लाख टन रुई दरामद करना पड़ेगी। कोरोना से तबाहाल मईशत को एक और धचका लगने वाला है, और वो ये है कि अमेरिका के महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की साल कपास की पैदावार 13,50,000 टन रहने का इम्कान है, जबकि मुल्क की सनत की जरूरियात पूरी करने के लिए 19,60,000 मीट्रिक टन कपास की जरूरत है। यूं 7 लाख टन के करीब गंदुम बाहर से दरामद करना पड़ेगी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कपास के ज़ेर काश्त रकबे में तो ज्यादा तब्दीली नहीं हुई, लेकिन फी एकड़ पैदावार में कमी की वजह से इस साल पाकिस्तान को कपास की कमी का सामना होगा। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान पाकिस्तान ने 4,08,000 मीट्रिक टन कपास बरामद की है, जो गुज़िश्ता साल इस अरसे से 32% ज्यादा है। हाफिजाबाद पुलिस का शहरियों पर तशद्दुद करना मामूल बन चुका है। पुलिस एहलकार तशद्दुद करके शहरियों को उठाकर जबरदस्ती थाने ले जाते हैं और वहां ले जाकर उन्हें बंद कर दिया जाता है। हाफिजाबाद पुलिस के ये कारनामे हैं। शहरियों पर तशद्दुद करना यहाँ पर मामूल बन चुका है। मियाँ मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मियाँ मजहर, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद पुलिस का शहरियों पर सरेआम तशद्दुद करना मामूल बन गया है। पुलिस एहलकार तशद्दुद करके शहरियों को उठाकर अपने खुफिया टॉर्चर सेलों में ले जाते हैं। 24 न्यूज ने शहरियों पर पुलिस के तशद्दुद करके जबरदस्ती उठाकर ले जाने की फुटेज हासिल कर ली है। मुतासर अफराद का कहना है कि पुलिस उठाकर बैरान इलाके में टॉर्चर सेलों में ले जाती है और तशद्दुद करके फैमिली से रिहाई के बदले पैसे मंगवाए जाते हैं। पैसे न देने वालों पर फर्जी मुकदमा डालकर कारकर्दगी की जाती है। हाफिजाबाद के शहरी जावेद को पुलिस ने उठाया। 1 माह गुजरने के बावजूद शहरी का पता न चल सका, जबकि ज़राए के मुताबिक थाना सदर की हदूद में निजी टार्चर सेलों में कैदी शहरियों की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी मियाँ मजहर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी हुकूमत डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली पर कन्फ्यूजन का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ डोमेस्टिक परवाज़ों की बंदिश में 16 दिन की तौसी की गई, लेकिन आज हुकूमत ने हफ्ते से डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, ये फैसला हो चुका या इस पर भी यू टर्न लिए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, जो PM ऑफिस जराए से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जो है
अब ये फैसला किया गया है कि डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन की बहाल जो है करने का फैसला किया गया है। लेकिन ये जिससे से इंटरेस्टिंग चीज आई है क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसको मजीद 16 दिनों तक की जो है बंदिश की तोसी की गई थी, लेकिन आज जो हमारे जराए बता रहे हैं कि हफ्ते से डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। ये बताया गया है कि सख्त SOPs के तहत महदूद पैमाने पर डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और आइंदा हफ्ते से ट्रेन और बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट जो है वो भी बहाल करने का इम्कान है। और इस हवाले से जो आज एक अहम इजलास जो हुआ है जिसके हवाले से ये फैसला हुआ है उसमें ये बताया गया है कि सख्त SOPs के जरिए फ्लाइट ऑपरेशन जो है शुरू किया जाएगा। जो जराए हमें बता रहे हैं कि ये महदूद पैमाने पर डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। उसके साथ जो आइंदा हफ्ते से ट्रेन और बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट बहाल करने का भी इम्कान है और सूबाई हुकूमतों से मशावरत के बाद ट्रेन और ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें हैं और अब इसके बाकायदा तौर पर जो है वो आइंदा 24 घंटों में इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और ये चीज जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज जिस तरह आप खुद बता रहे थे कि कल जो खबर आई थी कि 16 दिनों तक मजीद जो है डोमेस्टिक परवाजों की जो है बंदिश में जो तोसी की गई थी, लेकिन आज ये जो फैसला किया गया है कि लॉकडाउन में नरमी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है कि डोमेस्टिक ऑपरेशन जो है फ्लाइट ऑपरेशन वो शुरू किया जाए। लेकिन तमाम तर SOPs और वो जो दीगर जो चीजें वो बता रहे हैं कि उसके मुताबिक जो है ये जो शुरू किया जाने का इम्कान है और ये फैसला किया गया है। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जितना भी इस हवाले से लॉकडाउन में नरमी आ रही है और जो केसेस में इजाफा आ रहा है, ये तमाम तर चीजें देखते हुए जो है ये जो फैसला है ये हुकूमत का वाकई एक यू टर्न ही नजर आ रहा है क्योंकि 16 दिनों तक जो है ये इनकी बंदिश की तोसी की गई थी, लेकिन अब ये फैसला लिया जा रहा है। और ना सिर्फ ये फैसला लिया जा रहा है बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि जो ईद से पहले ही जो ट्रेन और जो सूबों के माबैन जो ट्रांसपोर्ट है वो भी खोले जाने का इम्कान है और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों से जो है वो मुशावरत होगी। ठीक है अवैस कानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने